तो केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एक एमओटी का अपना लास्ट जो एग्जांपल है ऑक्सीजन का और नियोन का, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का भी, O2 मॉलिक्यूल का। तो उसके पढ़ने के बाद में लास्ट जो टॉपिक होता है हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज अपन एक O2 मॉलिक्यूल जो कि एक एग्जांपल होता है एमओटी का उसे लेंगे और उसके अलावा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लास्ट अपना एक एग्जांपल रहता है O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, बॉन्ड्स कितने होने चाहिए एमओटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि एमओटी का यूज करते हुए हमने H2 मॉलिक्यूल लिया, हीलियम 2 मॉलिक्यूल जो कि नहीं बनता वो भी लिया, लिथियम 2 मॉलिक्यूल लिया, और फिर कार्बन 2 C2 मॉलिक्यूल अगर बनता तो क्या होता N2 मॉलिक्यूल लिया। और N2 के बाद में थोड़ा सा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। जैसे N2 तक जो ऑर्डर रहता है उसमें आपका जो पाई 2p x और पाई 2p y जो होते हैं वो सिग्मा 2p z से पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक साइज छोटा होता है तो पी पाई पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग पहले हो जाती है, सिग्मा की बाद में होती है केवल N2 मॉलिक्यूल तक। लेकिन N2 के बाद के जो मॉलिक्यूल है जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, Ne2 हो गया, इन मॉलिक्यूल्स में जो पाई है वो बाद में आता है, सिग्मा इसमें पहले आ जाता है 2pz वाला। इसमें बस इतना सा डिफरेंस रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भरेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो अपन O2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सीखते हैं इसको। तो अपन MOT लेते हैं O2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं MOT फॉर O2 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिया MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किसके लिए ली? O2 मॉलिक्यूल के लिए। MOT फॉर O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए MOT लेते हैं। अब O2 मॉलिक्यूल है तो O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कितने? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो ऑक्सीजन के अंदर कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इन 16 इलेक्ट्रॉन को हम भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसका आता है? सिग्मा 1s का आता है, तो सिग्मा 1s2 हो गया। फिर किसका आता है नंबर? सिग्मा स्टार 1s का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर किसका आता है नंबर? सिग्मा 2s का आता है, तो सिग्मा 2s2। फिर किसका नंबर आता है? सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। अब देखो किसका नंबर आएगा। जनरली N2 मॉलिक्यूल तक नंबर आता है तो किसका आता है? सिग्मा 2p z का आना चाहिए, क्योंकि z एक्सिस सॉरी जो 2p पाई 2p पाई x और पाई y का आता है ना, यहाँ तक N2 मॉलिक्यूल तक। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस रहते हैं ये कि N2 के बाद के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आएगा, 2pz इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और फिर किसका नंबर आएगा? पाई 2p x का और पाई 2py का। यहाँ पे देखो ये इंटरचेंज हो गया। पहले ये बढ़ते थे, उसके बाद में इसको बढ़ते थे N2 मॉलिक्यूल तक, लेकिन N2 के बाद में यहाँ पे ये इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पे पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे। हालांकि जाता कैसे? पहले एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें। क्योंकि अपने पास 16 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब किसका नंबर आएगा? पाई स्टार का आ जाएगा। अब किसका आता है? पाई स्टार 2p x का आएगा और पाई स्टार 2py का आ जाएगा। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, लेकिन इसमें जब भरेंगे तो इसमें क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स का, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, अलग अलग नहीं है। एनर्जी सेम है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक शुरू नहीं हो जाता जब तक डीजनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, अब जाके ये क्या होगा? पेयरिंग शुरू होगा। तो पेयरिंग शुरू होगा तो अभी पेयरिंग नहीं होगा, तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से हमें अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें चाहिए होगा Na और Nb। तो सबसे पहले Na और Nb निकालते हैं। तो Nb
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। हो गया नहीं हो गया? 10। और Na की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na। तो 2, 2 4, एक 5 और एक 6 है एंटी बॉन्डिंग में, 6 हो गए। वैसे भी 10 और 6 16 होना चाहिए, एक आ गया तो दूसरा 6 बचेगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने बताया था, NAB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6 बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। तो यानी कि कैसा बॉन्ड है ये? डबल बॉन्ड है ना। आई बात समझ में? कैसा बॉन्ड हो गया ये? डबल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब डबल बॉन्ड हो गया। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? अनपेयर है ना। लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जैसे देखो, सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो तब तो होता है डायामैग्नेटिक, है ना, प्रतिचुंबकीय। तो ये कैसे हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर। इसकी नेचर हो जाएगी पैरा मैग्नेटिक नेचर। तो ये अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल अगर होता तो उसमें देखो क्या होता। F2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हो गए या नहीं हो गए? बताओ। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन भरे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2p, सॉरी 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, यहाँ तक कितने भर दिए हमने? 14 तो भर दिए। तो 14 और 4 यानी कि 2 2 आ जाएंगे इसमें। पाई 2px में पहले एक भरा, फिर पाई स्टार 2py में एक भरा, फिर पेयरिंग होगी तो 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो Nb देखें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कितने हैं Nb? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 हो जाएंगे बॉन्डिंग में। और Na में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। यानी कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। सारे पेयर्ड हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे पेयर्ड हैं तो इसलिए नेचर कैसी होगी? डाया मैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। सर पैरामैग्नेटिक बस ऑक्सीजन होता है? हाँ, और ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया था। बस ऑक्सीजन ही होता है? ऑक्सीजन हाँ पैरामैग्नेटिक होता है, और कोई नहीं होता? यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और बाकी कोई नहीं होते, बाकी सारे डायमैग्नेटिक थे अभी तक के। इस केस में ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक था, और एक्सपेरिमेंटली भी पैरामैग्नेटिक पाया गया है ऑक्सीजन। तो ये एमओटी की बहुत अच्छी खासियत, अच्छी खूबी थी, क्योंकि यहाँ पे देखो O2 मॉलिक्यूल से बन रहा है तो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 16 के हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति सोचे कि भाई पेयरिंग तो सारी हो चुकी होगी, हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन ये सारे इवन नंबर में है। तो इवन नंबर, वैसे तो सारे में सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें इवन ही आएंगे, लेकिन जो रियल में पैरामैग्नेटिक होगा तो वो पैरामैग्नेटिक केस में अपन को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को समझते हुए।
तो ये था एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें 3-4 लेक्चर्स लगे, हमने पढ़ा, पूरा सब कुछ पढ़ा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है। हालांकि इसकी कमियां रहती है। कमियां क्या है इसकी, कि भाई ये केवल जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे ही लागू होती है ना। इसकी लिमिटेशंस भी होती है, तो लिमिटेशंस देख लेते हैं एक बार। लिमिटेशंस ऑफ एमओटी, लिमिटेशंस ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लिमिटेशंस क्या है, ये केवल और केवल डाई एटॉमिक पे ही अप्लाई होती है। अभी ट्राई एटॉमिक ओजोन को अगर एक्सप्लेन करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये ओनली अप्लाई ऑन डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक यानी कि दो एटम्स का कोई मॉलिक्यूल हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे ही लागू होती है। और दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ये जो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का जो ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे सिग्मा 2p z को हमने आगे ले लिया, पाई 2px 2py को पीछे ले लिया। पहले वाले केस में पाई को आगे ले लिया था, pz को पीछे ले लिया था, मतलब सिग्मा को पीछे लिया, पाई को पहले ले लिया था। तो इसका एग्जैक्ट जो है एक्सपेरिमेंटल जो रीजन है वो नहीं पता होता। तो नो एग्जैक्ट explanation of energy order, energy order of molecular orbitals, ठीक है। तो जो molecular orbitals हैं उनकी एनर्जी के ऑर्डर का एग्जैक्ट जो कारण है वो हमें नहीं पता होता। ये लिमिटेशंस होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी की, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, बहुत ही स्पेशल टाइप का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक सर रहता है। हाइड्रोजन को सर पीरियोडिक टेबल के बाहर क्यों लटका रखा है? क्योंकि हाइड्रोजन एक तो देखो उसमें आता है, इसका क्या हो गया, 1s1 हो गया। इसमें प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन होता है, इसमें एक में नहीं होता। ड्यूटेरियम में तो सर होता ही है ना। वो इसका आइसोटोप हो गया, लेकिन इसकी जो एलिमेंटल फॉर्म है, जो अबेंडेंट फॉर्म है, जो ज़्यादा पाई जाती है नेचर में, उसमें नहीं होता न्यूट्रॉन। तो और 1s1 है ना। तो एल्कलाइन मेटल्स जो होती है, जैसे 1s1 में 2s1 में वो आ जाएगी आपकी लिथियम, सोडियम, और उनकी नेचर तो एल्कलाइन मेटेलिक नेचर होती है, लेकिन हाइड्रोजन की ऐसी कोई बिल्कुल भी नेचर नहीं होती। तो उनके समान ही होता नहीं है, उनके जैसा बिहेवियर प्रॉपर्टी शो नहीं करता जो ग्रुप 1 के जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं ना। तो कहीं और लगा दो। तो कहीं और इसके लिए इसको एक जगह दे दी। अब लगा है कहाँ कि भाई इसकी प्रॉपर्टी जहाँ मैच हो रही है उसके साथ ही लगाए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 है, तो थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, इसलिए ग्रुप 1 में लगा देते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, तो इसलिए इसको कहीं नहीं लगाते, इसको एक अलग जगह दे दिया, पीरियोडिक टेबल से बाहर लटका दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको शॉर्ट में एच बॉन्ड भी बोलते हैं, एच बॉन्ड, ठीक है। तो एच बॉन्ड भी बोला जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, हाइड्रोजन बंध हिंदी में इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। तो एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है। सिंपल सा बॉन्ड है कि जब कोई दो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स के बीच हाइड्रोजन आ जाता है, तो हाइड्रोजन अपने आप को एज ए ब्रिज एटम, ब्रिज यानी कि सेतु की तरह काम करते हुए एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक ब्रिज की तरह काम करते हुए एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो when between two high electron negative atoms, high electron negative atoms, hydrogen comes, then it behave as bridge,
bridge atom to form a special type of bond, special type of bond. This bond is called H bond. ठीक है। जब दो अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन आ जाता है, जब दो अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स कौन होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है बहुत ज्यादा हो। जैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का। तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में नंबर आता है नाइट्रोजन का। तो जैसे फ्लोरीन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन जो है एक ब्रिज एटम की तरह काम करते हुए, एक सेतु परमाणु की तरह काम करते हुए उन दोनों एटम्स के बीच में एक नए टाइप का स्पेशल बॉन्ड बनाता है। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स में कौन कौन से एटम होंगे जिनमें एच बॉन्ड पाया जाता है? तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स, तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन। दो फ्लोरीन के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दो नाइट्रोजन के बीच में एच बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन आ गया तो एच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की। इस तरह से तो पीरियोडिक टेबल में ये जो तीन एटम है केवल इसमें ही है, इन तीन एटम्स के केस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और कहीं पे भी नहीं होगा। क्लोरीन में नहीं, पार्शियल होता है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी जरूरी है, हाई होनी जरूरी है। उसी केस में ही हमें क्या मिलेगा? एच बॉन्ड मिलेगा, वरना एच बॉन्ड नहीं मिल पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। ओके। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होना जरूरी है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने एच का, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, तो एच में एच बॉन्ड होगा क्योंकि दो फ्लोरीन एटम होंगे, उनके बीच में क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा। जैसे एच मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हो गया मान लो एच और ये हो गया एफ। ठीक है। अब ये ले लिया मैंने एच और ये ले लिया मान लो मैंने एफ। ठीक है। ये ले लिया एच और ये ले लिया एफ। ये एच एफ मॉलिक्यूल है बहुत सारे, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड होगा दो एच एफ मॉलिक्यूल के बीच में, ये बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसको क्या बोलेंगे? एच बॉन्ड बोलेंगे। क्योंकि दो फ्लोरीन है तो दो फ्लोरीन के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बना लेगा? ये एच बॉन्ड बना लेगा। तो ये एच एफ मॉलिक्यूल में दो एच एफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया? एच बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये वीक होता है, ये इतना आयनिक और जो कोवेलेंट बॉन्ड जितना स्ट्रांग नहीं होता, ये वीक बॉन्ड होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ये वीक बॉन्ड ही होता है। ठीक है। वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बंध है ये, दुर्बल बंद होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो एच बॉन्ड हो जाएगा, ये एच बॉन्ड हो गया। ठीक है। इस तरह से तो एच एफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें एच बॉन्ड पाया जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लूं दूसरा, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में हो गया? वाटर में होता है ना, वाटर हो गया। ठीक है। तो वाटर में भी एच बॉन्ड पाया जाता है। कैसे होता है एच बॉन्ड वाटर में? इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए मैं वाटर बनाता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूँ, तो एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन इस तरह से अटैच रहते हैं, ऐसे। ठीक है। अब मैं एक और H2O ले लेता हूँ, मान लो एक और H2O लिया तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये उसका हाइड्रोजन हो गया। तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ गया ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। या फिर मैं इसका किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ ले लेता हूँ, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गए? ये H बॉन्ड हो गया, ये H बॉन्ड हो गया, ये H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है।
आई बात समझ में? दो ऑक्सीजन के बीच एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन के बीच एक हाइड्रोजन, तो दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन आने से क्या हो गया, H2O बॉन्ड बन गया। अब देखो वाटर का लिक्विड होने का जो मेन कारण है ना, देखो वाटर एक लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आता है, सल्फर आता है। सल्फर की वजह से सल्फर का जो हाइड्रोजन बनता है वो H2S बनाता है। सल्फर के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन से H2S बनता है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से H2O बनता है। H2S लिक्विड H2O जो है, H2O ये तो होता है लिक्विड, क्या होता है, ये लिक्विड होता है, लेकिन जो H2S है ये गैस होती है। अब देखो इसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। तो आप पानी जो पीते हैं, अपन सब लोग पीते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में है तभी तो पी रहे हैं, वरना ये गैस स्टेट में होता तो दिक्कत हो जाती। तो ये क्यों लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया एच जाता बॉन्ड है। ऐसा क्या करते हैं जो लिक्विड होता है? H बॉन्ड क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे हुए रखता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को आपस में बांधे हुए रखता इससे है। लिक्विड होने का क्या रिलेशन? देखो जब देखो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट कब होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा वीक हो, तब तो वो फ्रीली घूमेंगे, यानी कि गैस स्टेट। जब थोड़े स्ट्रांग हो तो लिक्विड स्टेट, और ज्यादा स्ट्रांग हो तो सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट कब होती है, सॉलिड स्टेट में तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और अगर मीडियम लेवल का है अट्रैक्शन फोर्स तो लिक्विड, और बहुत कम है, वीक है, दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या होगा, वो गैस स्टेट आती है। तो सर जैसे इसमें तो जैसे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बहुत वीक बॉन्ड है ही ना। हाँ वीक बॉन्ड, वीक है लेकिन ना से तो अच्छा है। तो सर ऐसे तो उसमें सर आयनिक H2S में नहीं है, उसमें तो सर आयनिक बॉन्ड देख एक H2S और एक दूसरे H2S की बात करें तो दोनों के बीच में एक वंडरवॉल फोर्स है। ये वीक होता है लेकिन वंडरवॉल फोर्स से स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये आयनिक या कोवेलेंट से तो वीक होता है, लेकिन वंडरवॉल से स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग है कि किसी, जैसे इतना स्ट्रांग है कि H2O के अंदर H बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि H2O को लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाता है। H2O गैस नहीं होगी, लिक्विड होती है। जबकि उसी फैमिली का नीचे H2S की बात करें, ऑक्सीजन के जस्ट ठीक नीचे तो आता है सल्फर पीरियोडिक टेबल में, तो उसी फैमिली का H2S भी सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, लेकिन H2S गैस होती है और H2O लिक्विड होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि H2O के अंदर H बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इसका एक मेन कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होना H2O में, उस वजह से ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड गैस स्टेट में नहीं होता। जबकि इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं वो क्या है, गैस स्टेट में होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का केस लिया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो जाता है अमोनिया, NH3, ठीक है। अमोनिया क्या हो गया, सेम कंपाउंड है। अब देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था, कैसा होता है, नाइट्रोजन पे एक तो होता है लोन पेयर ऐसे, तो सर ऐसे तो अमोनिया सर गैस में रहता है सर। हाँ अमोनिया गैस में रहता है, पर अमोनिया को लिक्विफाई करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पर सर रहता तो गैस में रहता है। अब देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होगा ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतने ज्यादा H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो HF में H बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है और फिर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में होता तो H बॉन्ड, पर उसका जो स्ट्रेंथ है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन H बॉन्ड से ज्यादा नहीं होता। तो सर HF क्या सर सॉलिड होता है क्या? हाँ HF जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये कम मिलता है, लेकिन होता है सॉलिड होता है, ठीक है। इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, सॉलिड फेज में मिलेगा ये। तो अब NH3 जो है, NH3 इस केस में देखो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ले लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा नाइट्रोजन हो जाएगा जिसपे ये लोन पेयर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है। तो दो नाइट्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन गया, H बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी ले सकता हूँ N, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, H बॉन्ड आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी नाइट्रोजन अमोनिया बना लेंगे, ये एक लोन पेयर होता है इस पे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इस पे लोन पेयर हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये H बॉन्ड हो गया। तो अमोनिया में भी H बॉन्ड होता है, और H बॉन्ड की वजह से अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा 12th क्लास,
नेक्स्ट 12th क्लास के अंदर अपन जब अमोनिया की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है, NH3 के नीचे कौन आता है, PH3 आ जाएगा नाइट्रोजन फैमिली के। और हाइड्राइड कौन कौन से होंगे, अमोनिया हो गया NH3, PH3 हो जाएगा, नाना पाटेकर आज ASH3 हो गया। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल है उसमें NH3 का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसको उबालना, तो बॉईल करने वाला जो पॉइंट है वो NH3 का सबसे ज्यादा होता है। तो H बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो सर NH4 में क्या होगा सर? NH4 बनता नहीं है, NH3 बनता है, ऐसा थोड़ा कुछ हो जाए। अमोनियम बनता है हाँ, ना सर? अमोनियम वो NH4 प्लस होता है, अमोनियम क्लोराइड में वो मतलब NH4 प्लस किसी के साथ में रहता है। तो NH4Cl जो है वो तो सॉलिड होता है क्योंकि आयनिक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया तो वो सॉलिड होता है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, NH4Cl एक सॉलिड होता है ना, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, तो आयनिक कंपाउंड तो वैसे भी सॉलिड होते हैं। आई बात समझ? तो NH3 में बॉन्ड H बॉन्ड पाया जाता है, HF में H बॉन्ड पाया जाता है, H2O में। HF में जो सर ये वाला F और ये वाले H के बीच में सर ये आयनिक बॉन्ड ही तो है। ये तो हो गया कोवैलेंट अच्छा, बॉन्ड, कोवेलेंट है क्या? ये कोवैलेंट है। कोवैलेंट भी है और आयनिक भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होता, 100% आयनिक नहीं होता है ना। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर होते हैं। फैजान रूल भी पढ़ा था, बहुत ही शानदार एग्जांपल भी लिए थे उसमें, याद है? तो कोवैलेंट बॉन्ड है ये एक्चुअल में, लेकिन ये थोड़ा वीक बॉन्ड है, H बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि H बॉन्ड इज वीकर देन H बॉन्ड is weaker than ionic and covalent bond, but it is stronger than van der Waals bond. It is stronger than van der वाल बॉन्ड। तो ये वॉन्डरवॉल बॉन्ड जो होता है उससे तो स्ट्रांग होता है, लेकिन आयनिक और कोवेलेंट से वीक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है H बॉन्ड के कंपैरिजन में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये H बॉन्ड हो जाता है। अब H बॉन्ड के टाइप्स अगर देखें तो दो तरह के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। तो नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। H बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। एक तो होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। एक तो होता है अपना H बॉन्ड इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर H बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्ड। ठीक है, इसको तो बोलेंगे अंतर आणविक H बंध हिंदी में, अंतर आणविक H बंध, और इसको बोलेंगे अंतरा आणविक H बंध। ठीक है, एक तो हो जाएगा अंतर आणविक H बंध, ये हो जाएगा अंतर आणविक H बंध, ठीक है, और एक हो जाएगा अंतरा आणविक H बंध। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, इंटर और इंट्रा में क्या अंतर होता है? अंदर बाहर। इंटर और इंट्रा वर्ड्स जो होते हैं उनमें मतलब क्या होता है? इंटर मीन्स खुद का खुद में, और इंट्रा का मतलब क्या? देखो, इंटर तो होता है जैसे इंटरनेशनल, यानी कि दो नेशनल्स के बाद बात हो रही है, और इंटरनेशनल्स में मतलब नेशन का खुद के अंदर ही। यानी कि जो बॉन्ड, अगर कोई H बॉन्ड ऐसा है कि जो खुद का खुद में ही हो, तब तो इंट्रामोलिकुलर हो गया। और इंटरमोलिकुलर कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड, तो H बॉन्ड बिटवीन H बॉन्ड
बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, और ये हो जाएगा एच बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब देखो इसके तो एग्जांपल हमने लास्ट में पढ़े थे, ये तो सारे क्या हो गए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो मॉलिक्यूल के अंदर का जो एग्जांपल है, देखो मैं बताता हूँ। एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में एक कंपाउंड आएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसको फिनॉल बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यानी कि N डबल बॉन्ड O एंड O, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया NO2। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये कहलाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये बेंजीन रिंग होती है, इसके बारे में अपन ऑर्गेनिक, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होते ही जस्ट हम ऑर्गेनिक ही शुरू करने वाले हैं, हालांकि आज ये चैप्टर फिनिश है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अब से। तो यहाँ पे देखो ये दो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, यानी कि इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के अंदर ही एच बॉन्ड हो गया ना, तो ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड है। और इसका एग्जांपल तो आपने पढ़ा ही है पहले वाले। ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है ना, तो इसके बारे में अपन ऑर्गेनिक में और ज्यादा पढ़ेंगे। तो एच बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल का एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वो पूरा होता है। तो एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर था, और बहुत सारी चीजें इसमें आती है केमिकल बॉन्डिंग में, पूरा 1 महीना लग जाता है केमिकल बॉन्डिंग को पूरा समझने में। तो शुरुआत हम करते हैं, बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो एटम्स के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस वजह से एटम्स आपस में पास में रहते हैं, और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कॉजल लेविस अप्रोच होती है। कॉजल लेविस ने लेविस स्ट्रक्चर्स दी, लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर्स दी। उन्होंने बोला कि ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए जो एटम्स है इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अगर मान लो एक्सचेंज करते हैं तब तो, और शेयर करते हैं तब क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे पहले कॉजल लेविस ने अपनी ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया। तो ये सबसे पहली थ्योरी थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो हमने पढ़ी वेस्पर थ्योरी। हालांकि उससे पहले मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें बता दी। फिर आई वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिफाइन करते हैं कि भाई दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक तो होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। लोन पेयर तो उन दो इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया जो फ्रीली अवेलेबल है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, जिसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो किसी सेंट्रल एटम के अराउंड अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच डिस्टेंस तो मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। तो इस तरह से अरेंज करते हैं वेस्पर थ्योरी में। और इसके अकॉर्डिंग हमने ज्योमेट्रीज देखा। तो अगर मान लो AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, यानी कि दो बॉन्ड पेयर है, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री पे अरेंज करेंगे। 3 है तो 120 डिग्री पे। 4 है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री 28 मिनट पे। 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड पे अरेंज करेंगे। 6 है तो क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है ना, स्क्वायर बाई पिरामिड हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर हमने लोन पेयर वाले केसेस भी लिए। एक तो लोन पेयर ना हो, एक लोन पेयर हो, तो लोन पेयर होने की वजह से डिस्टॉर्टेड शेप आ जाती है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हमने वीबीटी पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी पढ़ा, जिसमें क्या था कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है, उससे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो उसमें एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग के भी दो टाइप, हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड साइडवेज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, ये हमने पढ़ा, है ना। उसके बाद में इसमें कमी थी, CH4 मॉलिक्यूल अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो उसका स्ट्रक्चर में 3 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 90 डिग्री का आना चाहिए था, और एक कोई भी रैंडम बॉन्ड आना चाहिए था। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया। हाइब्रिडाइजेशन क्या था कि अलग अलग जो सेम एनर्जी लेवल, लगभग सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स आपस में मिलके उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे एक S और एक P मिला तो 2 sp ऑर्बिटल्स बनती है, जो शेप में, एनर्जी में, सब में आइडेंटिकल होती है, और उनका अरेंजमेंट जो हम वेस्पर के अकॉर्डिंग कर देते हैं।
तो sp में तो लीनियर हो गया शेप, sp2 में ट्राइगोनल शेप हो गया, sp3 में टेट्राहेड्रल हो गया, sp3 के बाद में sp3d आ गया, sp3d का हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिड हो गया, sp3d2 हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, है ना, मैथेन मॉलिक्यूल हो गया, एमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कई सारे मॉलिक्यूल्स लिए जिनका हाइब्रिडाइजेशन हमने सीखा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो हमने पढ़ना शुरू किया था एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एमओटी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। एमओटी क्या होती है? एमओटी होती है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो जाती है। आप एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट भूल जाओ, बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, सब जो था अब एक नया अरेंजमेंट बन गया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा हो जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह की होती है, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ और एक एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ होती है, ठीक है। और ये कैसे एक्सप्लेन किया गया कि जैसे अगर मान लो वेव सेम फेज में ओवरलैप होती है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, तब तो बॉन्डिंग बनती है, और अगर अपोजिट फेज में होती है तो एंटी बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है, एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है। हमने एनर्जी डायग्राम बनाया, उनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड होते हैं, एंटी बॉन्डिंग को तो स्टार से और बॉन्डिंग को सिंपल एक ऑर्बिटल से सिंबल से दिखाते हैं। तो इससे हमने एनर्जी ऑर्डर लिखा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक एनर्जी ऑर्डर अलग था, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का एनर्जी ऑर्डर अलग होता है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको आप याद करें, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखें। और आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।